ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों के पश्चात मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, आबादी के हिसाब से इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय न्यायप्रिय मुख्यमंत्री रहीं परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानते हुए उन्हें अपने हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को न सिर्फ उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में भेजने का काम किया, बल्कि देश के सर्वोच्च सदन में बोलने और बैठने का अवसर प्रदान किया। आज इस कार्यक्रम में, आज इस जयंती समारोह में हमारे साथ मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पांडिचेरी के प्रभारी छोटे भाई नितिन सिंह जी, मंचासीन महाराष्ट्र के प्रदेश प्रभारी छोटे भाई प्रमोद रैना जी, मंचासीन महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताजने जी, प्रदेश प्रभारी भाई सुनील डोगरे जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाई चेतन पवार जी, प्रदेश सचिव अविनाश वानखेड़े जी, हमारे राष्ट्रीय गायक भाई राहुल अनविकर जी, उनकी टीम, सिद्धार्थ देवड़े जी, बीजी जमदड़े जी, अरुणा ताई ताजने जी, डॉक्टर वैशाली देवड़े जी, हमारे सामने बड़ी संख्या में उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, बच्चे और बहुजन समाज पार्टी में बाबा साहब के मूवमेंट में श्रद्धा रखने वाले इस वाशिम जिले के कोने कोने से आए सभी अंबेडकरवादियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आप सभी का अपने हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके इस जयंती समारोह में उपस्थित हुए हैं। सम्मानित साथियों, यह संसार एक चिड़िया के घोंसले के समान है। संसार रूपी प्रकृति में अनेक लोग आए और चले गए, लेकिन वही महापुरुष, वही लोग याद किए जाते हैं जो अपनी वाणी के प्रकाश से मानव समाज के मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ने का काम करते हैं। वो वंदनीय होते हैं, पूजनीय होते हैं, अविस्मरणीय होते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी ऐसे ही महापुरुष हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जिन्होंने अपने पूरे जीवन भर अटूट संघर्ष करने का काम किया। अपने और अपने परिवार की उन्होंने परवाह नहीं की, यहाँ तक कि अपने मान और अपमान की भी परवाह करने का काम उन्होंने नहीं किया। उसका परिणाम निकला कि आज इस देश में जो बड़े पैमाने पर इस देश के बहुजन समाज के लोगों को, इस देश के 85% लोगों को मान सम्मान और स्वाभिमान से जीने का अधिकार मिल रहा है, तो ये देन भाग्य और भगवान की नहीं, बल्कि हमारे बाबा साहब के संविधान और महात्मा ज्योतिबा फुले के संघर्ष का परिणाम है। साथियों, महात्मा ज्योतिबा फुले अगर साथियों इस दुनिया में, इस धरती पर पैदा नहीं हुए होते तो शायद आपके बीच में आपका ये बेटा, आपका ये भाई एक राज्यसभा के खासदार की हैसियत से नहीं आप लोगों के बीच में होता, बल्कि देश के किसी कोने में फटा पैजामा पहन के किसी गुमनाम सी जिंदगी जीने पे मजबूर होता। आज आप लोग यहां मान सम्मान से बैठे हुए हैं, तो ये देन भाग्य और भगवान की नहीं, बल्कि हमारे इन महापुरुषों के 108 बरस लंबे संघर्ष का परिणाम है। 108 बरस लंबे संघर्ष का परिणाम का मतलब है कि इस देश में 1848 से लेकर के जो 1956 तक
जो हमारे महापुरुषों ने संघर्ष करने का काम किया है, उस संघर्ष का, उस अटूट संघर्ष का परिणाम है कि आज हमको मान सम्मान स्वाभिमान से बोलने और बैठने का अवसर प्रदान हुआ, रहने और खाने का अवसर प्रदान है, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार है। देश और दुनिया के तमाम विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में हमारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार है। आज हमारे समाज के बच्चे, आज हमारे समाज के लोग लाखों की संख्या में डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, साइंटिस्ट, प्रोफेसर हैं। ये कारण केवल और केवल हमारे इन महापुरुषों के संघर्ष का नतीजा है। उस संघर्ष की एक झलक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जब महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस देश में महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए स्कूल खोलने का काम किया और अपनी धर्म पत्नी माता सावित्रीबाई फुले को देश की पहली महिला शिक्षिका बनाने का काम किया, और जब वो पहली बार स्कूल जाकर के घर लौट रही थी तो उनके ऊपर मनुवादी मानसिकता के लोगों ने कीचड़ फेंकने का काम किया, और जब वो घर वापस लौटी तो महात्मा ज्योतिबा फुले से उन्होंने बात बताई और वो रो रही थी। उसी समय उनके पिताजी आ गए। उनके पिताजी ने पूछा कि ये बहू क्यों रो रही है। वो रोते हुए दूसरे कमरे में चली गई, और जब दूसरे कमरे में गई उसके बाद उन्होंने महात्मा ज्योतिबा से बोला कि भाई ज्योतिबा बताओ बहू क्यों रो रही थी। तो उन्होंने कुछ नहीं, रास्ते में मनुवादी लोगों ने उनके ऊपर कीचड़ फेंकने का काम किया। उनके पिताजी ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये स्कूल की समस्या एक दिन बड़ी परेशानी पैदा करेगी, तुमको हिंदू धर्म के विधान को मानना चाहिए, उनके नियम को मानना चाहिए। तब महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक पन्ना निकाल के, एक कागज निकाल के अपने पिताजी के सामने पढ़ा कि मैंने भी कुछ नियम बनाए हैं, मैंने भी कुछ नियम बनाए हैं। उन नियमों उन्होंने क्या लिखने का काम किया कि मेरे पीछे पीछे आओ, रुको नहीं तुम मत घबराओ। मेरे पीछे पीछे आओ, रुको नहीं तुम मत घबराओ। धिक्कारो मनु की आज्ञाएं, शिक्षा पाओ और दिलाओ। धिक्कारो मनु की आज्ञाएं, शिक्षा पाओ और दिलाओ। शिक्षा का आनंद महान। महात्मा ज्योतिबा फुले ने क्या कहा अपने पिताजी से कि शिक्षा का आनंद महान, ज्योति का कहना लो मान, ज्योति का कहना लो मान। जिन लोगों ने महात्मा ज्योतिबा फुले की बात को मानने का काम किया, उन लोगों ने इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया। मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं, हमारी बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस देश में केरला एक ऐसा प्रदेश है, इस देश में तमाम ऐसे प्रदेश हैं जहां पर हमारी माताओं बहनों को देवदासी बनाया जाता है, देवदासी बनाया जाता है। केरला तो ऐसा प्रदेश है जहां पर एक इजवा समाज की, जो नारायणा गुरु जिस समाज से ताल्लुक रखते हैं, उस समाज की हमारी माताओं बहनों को कमर के ऊपर अपने शरीर को ढकने का अधिकार नहीं था। कमर के ऊपर उनके शरीर को ढकने का अधिकार नहीं था। इस अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम किसने किया साथियों? हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया, श्री नारायणा गुरु ने किया, तंदे पेरियार ने किया। किसकी बदौलत किया? महात्मा ज्योतिबा फुले की शिक्षाओं की बदौलत किया। महात्मा ज्योतिबा फुले की शिक्षाओं की बदौलत क्यों किया? क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस देश में अंग्रेजों की मदद से, अंग्रेजों की सहूलियत की वजह से, जब उन्होंने खुद हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की और दुनिया के महानतम फिलोसफर, महानतम विद्वान थॉमस पेन की एक किताब पढ़ी, और वो किताब थी द राइट्स ऑफ मैन, मानव के अधिकार। जब उस किताब को पढ़ने का काम महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया, और जब उन्होंने देखा, अपने अपमान को महसूस किया, और जब उन्होंने देखा कि हमारे देश के 85 से 90% लोग जो सदियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से वंचित समाज के लोग हैं, उन लोगों की पिछड़ेपन का कारण भाग्य और भगवान नहीं है, उनके पिछड़ेपन का कारण है उनकी अज्ञानता। क्योंकि अज्ञान वो अंधेरी सुरंग है जो मनुष्य को एक अंधेरी ऐसी सुरंग में भेजने का काम करता है कि उनके सारे कपाट बंद हो जाते हैं, उनकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। वो किसके कारण? अज्ञानता के कारण। हम लोग आज जानते हैं कि हमारे समाज के बच्चे, हमारे समाज के लोग बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े ओहदों पे हैं, हमारे लोग आमदार, खासदार हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हैं। लेकिन सोच के देखिए, आज से 200-250 वर्ष पहले क्या हमारे पूर्वजों को यह अधिकार था? हमारे पूर्वजों को यह अधिकार नहीं था। न सिर्फ अधिकार था, बल्कि सबसे बड़ी गलत बात यह कही जा सकती है कि वो इस परेशानी को, इस अपमान को यह भी नहीं जानते थे कि यह अपमान
उनका किसी इंसान के द्वारा दिया गया है, वो अपमान उनको इंसानों के द्वारा दिया गया, उन लोगों के द्वारा किया गया जो लोग गैर बराबरी की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। उसका कारण था अज्ञानता। इसलिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने जब खुद शिक्षित हो गए तो उन्होंने एक संकल्प लिया कि क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम महिलाओं को शिक्षित करेंगे, बाबा साहब ने चलकर आगे चलकर के बात कही थी कि एक महिला एक पुरुष का शिक्षित होना केवल एक व्यक्ति का शिक्षित होना होता है, एक महिला का शिक्षित होना एक परिवार का शिक्षित होना होता है। इसलिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले जिनको शिक्षा के अधिकार नहीं थे, चाहे वो ब्राह्मण की बेटी हो, चाहे क्षत्रिय की बेटी हो, चाहे वैश्य की हो या शूद्र की बेटी हो, इस देश में किसी भी समाज की स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। स्त्रियों को केवल और केवल भोग की वस्तु समझा जाता था। उन भोग की वस्तु की समझने वाली वस्तुओं को महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा के अधिकार दिए और 1848 में उन्होंने पूना में लड़कियों के लिए स्कूल खोलने का काम किया। अगर महात्मा ज्योतिबा फुले ने, साथियों कल्पना करके देखिए, अगर महात्मा ज्योतिबा फुले ने लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए स्कूल खोलने का काम नहीं किया होता, लड़कियों के लिए शिक्षा के द्वार खोलने का काम नहीं किया होता, अपनी पत्नी धर्म पत्नी माता सावित्रीबाई फुले को अगर उन्होंने पहली देश की पहली महिला शिक्षिका नहीं बनाया होता, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस देश में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनती, जयललिता जी मुख्यमंत्री नहीं बनती, एक दलित की बेटी देश के सबसे बड़े पूरे आर्यावर्त में 4 बार मुख्यमंत्री आदरणीय बहन जी नहीं बनती। ये देन महात्मा ज्योतिबा फुले के उस शिक्षा की है जिसको पढ़ करके हमारे बहन बेटियों ने न सिर्फ पढ़ करके अपने परिवार को शिक्षित करने का काम किया, बल्कि उन्होंने सुई से लेके हवाई जहाज तक बनाने में इस देश के लोगों की मदद करने का काम शिक्षा के आधार पर किया। आज हमारी बहन बेटियां डॉक्टर बनती हैं, इंजीनियर बनती हैं, साइंटिस्ट बनती हैं, प्रोफेसर बनती हैं, आईएएस बनती हैं, आईपीएस बनती हैं। किसके कारण? महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले के शिक्षा की क्रांति के कारण, बाबा साहब के संविधान के कारण, जिस संविधान में सबको समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित संविधान देने का काम किया। बाबा साहब ने भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा कि हमारे हिंदू धर्म का संविधान, कहीं नहीं लिखा हिंदुस्तान का संविधान, उन्होंने कहीं पे नहीं लिखा। उन्होंने भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा कि हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। उन्होंने कहा, हम हिंदुस्तान के लोग नहीं कहा, हम हिंदू समाज के लोग नहीं कहा। उन्होंने भारत को एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का काम किया जिसमें सभी भारत में रहने वाले सभी जाति वर्ग मजहब के लोगों को बराबर का अधिकार देने का काम किया। साथियों, ये कोई आसान काम नहीं था, ये कोई आसान काम नहीं था। ये आसान काम इसलिए नहीं था साथियों क्योंकि इस देश में जिन लोगों ने संघर्ष करने का काम किया है, उन्होंने त्याग करने का काम किया, संघर्ष किया है, त्याग करने का काम किया है, टूट संघर्ष करने का काम किया है। क्योंकि इस देश के लोगों ने फुले साहू अंबेडकर की परंपरा को, फुले साहू अंबेडकर के सिलेबस को किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाने का काम नहीं किया जाता है। फुले साहू अंबेडकर के सिलेबस को, फुले साहू अंबेडकर की विचारधारा को अगर कोई बताने का काम करता है तो बहुजन समाज के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बताने का काम करते हैं। साथियों, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इस देश में, जिस देश के महाराष्ट्र में, जैसे कहते हैं कि महाराष्ट्र संतों महापुरुषों की जन्म स्थली रही है, यहां पर सैकड़ों की संख्या में अनगिनत संत महापुरुष पैदा हुए हैं। लेकिन साथियों, इस महाराष्ट्र ने उन अनगिनत संतों महापुरुषों के बताए रास्ते पे चलने का काम नहीं किया है। उन्होंने बाबा साहब के उस बताए रास्ते पे चलने का काम नहीं किया। उसका कारण है साथियों, बाबा साहब ने क्या कहा था? क्योंकि उनके बारे में ये कहा जाता है, बाबा साहब के बारे में, यदि विश्व में ज्ञान के एवरेस्ट पर कोई पहुंचा है तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। अगर ज्ञान के एवरेस्ट पर कोई पहुंचा है तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। कहते हैं कि दुनिया में हिमाच्छादित पर्वत बहुत से हैं, दुनिया में
हिमाच्छादित पर्वत बहुत से हैं, लेकिन हिमाच्छादित हिमालय जैसा कोई दूसरा पर्वत दुनिया में नहीं है। ऐसे ही दुनिया में विद्वान तो बहुत से पैदा हुए हैं, लेकिन हमारे भीम के जैसा कोई विद्वान पूरी दुनिया में पैदा नहीं हुआ है, जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है। वही मसीहा ने, उसी मसीहा ने कहा था कि अगर हमारे लोग हमारे महापुरुषों के जीवन जयंती को मनाने का काम तो करते हैं, उनके आदर्शों पे चलने का काम नहीं करते हैं, अगर हम किसी महापुरुष के जीवन आदर्श तथा उनके व्यक्तित्व को याद करते हुए उनके अपने जीवन में ढाल लेते हैं, तो सचमुच हमारे भीतर जीवंत हो जाते हैं। ऐसे महापुरुष हमारे भीतर जीवंत हो जाते हैं। हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो अपना तो कल्याण करते ही हैं, संपूर्ण समाज का भी कल्याण करने का काम करते हैं। इसलिए हम उनकी जयंती मनाते हैं, उनके परिनिर्वाण दिवस पे श्रद्धांजलि कार्यक्रम करते हैं। किंतु जब हम किसी महापुरुष के जीवन संघर्ष को मात्र कहानी और कथानक बनाकर चर्चा के विषय तक सीमित कर देते हैं, तब हम सीमित कर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपने अपने कर्तव्यों की श्री कर लेते हैं, तो हम उन महापुरुषों के विचार, दर्शन तथा सिद्धांत को दफन कर देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के लोगों ने भी साथियों उन महापुरुषों के सिद्धांतों को दफन करने का काम किया। अगर दफन करने का काम नहीं किया होता तो बाबा साहब ने इसी महाराष्ट्र की धरती पर उनकी अपनी कर्म भूमि जन्मभूमि में ये कहा था कि जाओ अपनी दीवारों पे लिख लो, तुम एक ना एक दिन इस देश के हुक्मरान समाज बनोगे। क्यों कहा था? इसलिए कहा था कि अपने दिलो दिमाग पे लिख लो, क्योंकि हमने भारत के संविधान में तुमको एक ऐसा हथियार देने का काम किया है, वोट का अधिकार, बराबर के वोट का अधिकार, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, उस सिद्धांत को देने का काम किया। जिस दिन उस वोट के सिद्धांत को, उस वोट के हथियार को सही माने में इस्तेमाल करने का काम करोगे, तुम इस देश के हुक्मरान समाज बन जाओगे। क्या हुआ साथियों? आजादी के 73 साल से ज्यादा हो गए, 50 साल से ज्यादा भारत के संविधान को 70 साल से ज्यादा भारत के संविधान को लागू हो गए, लेकिन आज तक हम अपने हक हकूक की बात करने वाला एक भी आमदार, एक भी खासदार महाराष्ट्र से बना करके नहीं दे पाए। क्या कारण है कि आपकी बात को, अगर आपकी बात को का बात करने वाले आमदार और खासदार बनते, तो जो एट्रोसिटीज, जो मानसम अपमान आपके लोगों का पूरे महाराष्ट्र में होता है, पूरे देश में होता है, वो शायद साथियों नहीं होता। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, वो जानते थे इस बात को, इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि चित्र की नहीं चरित्र की पूजा करो। बाबा साहब ने कहा था कि चित्र की नहीं चरित्र की पूजा करो, प्रतिमा का नहीं प्रतिभा का गुणबोध करो, चरण वंदना नहीं आचरण की वंदना करो। बाबा साहब मूर्ति पूजा के प्रबल विरोधी थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि हमारी मूर्तियां बनाने का काम मत करना, हमारी बातों पर हमें मूर्तियों में ढूंढने का काम मत करना। अगर हमें ढूंढना हो तो किताबों में ढूंढने का काम करना, ज्ञान प्राप्त करना और अपने अधिकारों को लेने का काम करना। इसलिए उन्होंने कहा था, उनका मानना था कि मूर्ति पूजा मनुष्य को संकीर्ण अंधेरी सुरंग में धकेल देती है, जहां से कोई वापस लौट के नहीं आता है। आज साथियों, बाबा साहब की भविष्यवाणी तो महाराष्ट्र में सही प्रतीत होती है। आप जिस गली कूचे में जाइए महाराष्ट्र में, बाबा साहब का पुतला खड़ा है। क्या महाराष्ट्र के लोगों ने, बाबा साहब के मानने वाले लोगों ने, जो बाबा साहब ने अपनी विचारधारा की पार्टी आरपीआई बनाने का काम किया था, जो बाबा साहब ने अपने कम समय के कारण उसकी घोषणा नहीं कर पाए थे, बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद 1 साल के बाद जब आरपीआई की घोषणा हुई थी, तो साथियों आप लोगों को याद होगा, इस प्रदेश में आरपीआई एक साथ कई पार्ट में बट गई थी, कई धड़ों में बट गई थी। और साथियों 1967-68 तक आते तक 4-5 धड़ों में आरपीआई बट गई, और उसका परिणाम निकला कि 1971 तक आते तक आरपीआई ने उसी कांग्रेस के साथ एक सीट पे समझौता करने का काम किया था, दादा साहब BR गायकवाड़ ने और साथियों मोहन धारिया ने पूना के संत गाडगे धर्मशाला में कांग्रेस के साथ आरपीआई ने एक सीट पे समझौता करने का काम किया था। 521 सीटों में से 520 पे कांग्रेस लड़ी थी, एक सीट पे आरपीआई लड़ी थी, और बाबा साहब के चेलों को एक सीट और गांधी के चेलों को 500 सीट मिली थी। उसी दिन उन्होंने बाबा साहब की विचारधारा को कांग्रेस के पैरों में जाकर डाल देने का काम किया था।
आज साथियों क्या हुआ साथियों, आज तक एक भी ऐसा आमदार हुआ है जो आपकी बात को संसद में, साथियों 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में SC ST के चुन करके जाते हैं, लगभग 100 ओबीसी के भी चुन करके जाते हैं। आपने कभी भी टेलीविजन पे किसी अखबार में सुना है कि भारतीय जनता पार्टी के खासदार ने, कांग्रेस पार्टी के खासदार ने, शिवसेना के खासदार ने, समाजवादी पार्टी के खासदार ने, या किसी अन्य पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के खासदार ने, या किसी और राजनीतिक पार्टी के खासदार ने आपके रिजर्वेशन के ऊपर कोई भी बात उठाने का काम किया हो, आपके हक अधिकारों की बात उठाने का काम किया हो? वो जाकर के लोकसभा में मूक बधिर हो जाते हैं, डीप और डम्ब हो जाते हैं, गांधी जी के 3 मंदिरों में शामिल हो जाते हैं कि ना हम कुछ बोलेंगे, ना कुछ हम देखेंगे और ना कुछ हम सुनेंगे। साथियों उसका कारण है वो अपने मालिक के प्रति वफादारी दिखाते हैं। वोट आपका है, ताकत आपकी है, संविधान आपका है, आपके मसीहा के संविधान के आधार पर उनको 31 सीटों पर चुनने का अधिकार मिला। क्या उनमें कोई खासियत है? अगर 131 लोकसभा के लोग चुन करके जाते हैं, अगर रिजर्वेशन में प्रमोशन में रिजर्वेशन का जब बिल आता है तो आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के लोग बिल फाड़ते हैं, तमाम पार्टियों के लोग विरोध करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध करते हैं, कांग्रेस पार्टी मौन हो जाती है, अंततः वो बिल लोकसभा में आकर के गिर जाता है, लोकसभा में वो बिल पास नहीं होता है। राज्यसभा में बहुजन समाज पार्टी की ताकत की बदौलत प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल आदरणीय बहन जी के नेतृत्व की वजह से पास हो जाता है साथियों, लेकिन लोकसभा में आज तक प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल पास नहीं हुआ। कौन जिम्मेदार है साथियों? 131 SC ST के लोकसभा के सांसद चुन करके गए, केवल और केवल बीएसपी के सांसदों ने लोकसभा में प्रमोशन में रिजर्वेशन के बिल की बात उठाई। ऐसे ही साथियों जब उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन की बात आई, उनके हक अधिकारों को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने किया, 13 पॉइंट रोस्टर लाने का काम किया, तो साथियों किसी भी राज्यसभा के सांसद ने, लोकसभा के सांसद ने लोकसभा या राज्यसभा में इस बात को उठाने का काम नहीं किया। तब जाकर के जब ये बात आई पूरे देश में हाहाकार मचा था, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग लोगों ने हमसे संपर्क किया, बीएसपी के तमाम सांसदों से संपर्क किया, तमाम तरह के आंदोलन हुए, तमाम धरना प्रदर्शन हुए। साथियों एनडीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार के कान में जू नहीं रहेगा, लेकिन जब आदरणीय बहन जी के निर्देशन पर, आदरणीय बहन जी के निर्देश पर जब हमने राज्यसभा में नियम 267 के तहत इस बात को लगाने का काम किया, तब जाकर के प्रकाश जावड़ेकर जी राज्यसभा में आश्वासन दिया कि 13 पॉइंट रोस्टर पे पुनर्विचार करके इसको बदलने का काम किया जाए। नहीं तो साथियों हमारे समाज के बच्चे केवल असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट तक ज्यादा से ज्यादा जा सकते थे, प्रोफेसर का पद नहीं पा सकते थे, जो बाबा साहब ने हमें अधिकार में देने का काम किया। इसलिए साथियों मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अगर हमें सही मायने में अपने समाज के लोगों की सही भलाई चाहते हैं तो केवल एक रास्ता है, बाबा साहब के दिए हुए उस वोट के अधिकार का। बाबा साहब के उस वोट के अधिकार का सही रास्ता है, जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अथक संघर्ष के बाद, अटूट संघर्ष करने के बाद आपको वोट का अधिकार दिया। आप लोग सोचते होंगे, आप लोग समझते होंगे, अरे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है, हमारे एक वोट से कौन जीतेगा कौन हारेगा क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, आपके उसी एक वोट की ताकत से आदरणीय बहन जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की 13 महीने की सरकार को गिराने का काम आपके एक वोट की ताकत से किया था। उसी एक वोट की ताकत से जब हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश से चुन करके गए थे तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराने का काम किया था, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार को गिराने का काम किया था। साथियों ये एक वोट की ताकत हमें कोई भाग्य भगवान की देन नहीं है, इन मनुवादियों की खैरात नहीं है। हमारे एक वोट की ताकत ये बाबा साहब के अटूट संघर्ष का नतीजा है, जो बाबा साहब ने क्रमबद्ध करके संघर्ष करने का काम किया था। बाबा साहब जब 1917 में लंदन से पढ़ाई कर करके लौटे, उसी समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में मताधिकार की एक समिति भेजने का काम किया। उस कमीशन का नाम था साउथ ब्रो कमीशन। 1918 में साउथ ब्रो कमीशन आता है भारत में और भारत के लोगों से मताधिकार के बारे में पूछता कि वोट का अधिकार किसको मिले। तो साथियों कांग्रेस पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, अन्य
राजनीतिक रजवाड़े हों, उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार उनको मिले जो टैक्स देते हों, वोट का अधिकार मिले उनको जो पढ़े लिखे लोग हों, वोट का अधिकार मिले जो लगान देते हों, वोट का अधिकार उनको मिले जो राजे राजकुमार रजवाड़े हों, रियासत के लोग हों। लेकिन साथियों, साउथ ब्रो कमीशन के लॉर्ड साउथ ब्रो ने, जो साउथ ब्रो कमीशन के अध्यक्ष थे, उन्होंने बाबा साहब के बारे में लंदन में सुना था और उन्हें जब पता चला तो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसी पार्टी के तहत, किसी रजवाड़े के तहत नहीं, बल्कि दुनिया के एक महानतम विद्वान के तहत बाबा साहब को साउथ ब्रो कमीशन के सामने गवाही देने के लिए बुलाने का काम किया। और जब बाबा साहब गवाही देने का काम किया तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, हमारे मसीहा ने साउथ ब्रो कमीशन के सामने कहा कि हमारे लोगों को सदियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से पछाड़ा गया है, वंचित रखा गया है। ऐसे वंचित समाज के पास ना तो शिक्षा के अधिकार थे, ना ऐसे वंचित समाज के पास अपनी खेती के कृषि का कोई जमीन थी, इसलिए उनके पास ना तो लगान देने के पैसे होंगे, ना ही वो पढ़े लिखे हैं और ना ही रजवाड़े हैं। तो जब वोट का अधिकार उनको नहीं मिलेगा तो सही मायने में इस देश में डेमोक्रेसी का कोई महत्व नहीं होगा, स्वायत्त शासन की कोई वैल्यू नहीं होगी। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि वोट का अधिकार किसको मिले? जिसने 21 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो। आज तो वो उम्र 18 वर्ष की हो गई। 21 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो, उस 21 वर्ष की उम्र पूरी करने वाला चाहे गरीब हो या अमीर हो, राजा हो या फकीर हो, रानी हो या मेहतरानी हो, जो भी हो, अगर 21 वर्ष की उम्र पूरी कर लेता है तो उसे बराबर के वोट का अधिकार मिलना चाहिए। उस साउथ ब्रो कमीशन के बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना, 1919 का अधिनियम बना, विधान बना, उस विधान ने जब इस बात पे गौर किया तो उन्होंने सबसे पहली बार सर्टेन लिमिटेड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया। उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी 1927 में विधान परिषद के सदस्य चुने गए। और साथियों, उसी समय 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए, उस अधिनियम की, उस विधान की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक और कमीशन भेजने का काम किया, जो सर साइमन कमीशन जो हुआ वो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में था, इसलिए वो साइमन कमीशन कहलाया। उस कमीशन को भेजने का काम किया 1928 में। उस 28 में जब वो भारत में आया, फरवरी 1928 में जब भारत में बंबई उतरा, तो उस कमीशन का विरोध कांग्रेस के लोगों ने करने का काम किया। जानते हो साथियों क्यों? हमारे लोगों ने नारे लगाए उनके साथ में, तमाम लोगों ने, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। कांग्रेस का तर्क था कि इस साइमन कमीशन का इसलिए विरोध किया जा रहा है क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन सदस्य नहीं है। लेकिन साथियों, उसके पीछे का राज कुछ और था। कांग्रेस पार्टी इस बात से मुतमईन थी, कांग्रेस पार्टी इस बात से बिल्कुल कॉन्फिडेंस में थी कि जब अंग्रेज इस देश को आजाद करके जाएंगे तो उस आजाद भारत की बागडोर किसके हाथ में होगी? कांग्रेसियों के हाथ में होगी, कांग्रेसियों के हाथ में होगी। बाबा साहब इस बात को भली बात जानते थे। जिन लोगों ने हजारों वर्षों से उनके ऊपर शोषण करने का काम किया है, आजाद भारत की बागडोर अगर उनके हाथ में आ गई तो एक बार फिर से शोषक उनके ऊपर शोषण करने का काम करते रहेंगे, हम शोषित के शोषित ही रहेंगे। इसलिए जब साइमन कमीशन आया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस साइमन कमीशन का सपोर्ट करने का काम किया, सपोर्ट करने का काम किया। तब साइमन कमीशन ने जो प्रोविंस के, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग थे, उनको उस कमीशन का मेंबर बनाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी से उस साइमन कमीशन के मेंबर बने और पूरे देश में बाबा साहब ने साइमन कमीशन के साथ दौरा किया। उस साइमन कमीशन को, उस कमीशन को बाबा साहब ने उस समय जो टोटल आबादी लगभग 30 से 32 करोड़ आबादी थी, जिसमें SC ST, जो आज के SC ST उस समय के अछूत थे, अनटचेबल थे, ट्राइबल थे, उनकी आबादी लगभग 6 करोड़ से आसपास थी। उस 6 करोड़ आबादी के बारे में उस साइमन कमीशन को बताने का काम किया। बाबा साहब ने पूना में गवाही देते समय, अपनी एविडेंस देते समय उस कमीशन को बताने का काम किया कि आप जिस देश के हुक्मरान हैं, उस देश में लगभग आपने भी 150 पौने 200 वर्षों तक शासन किया। आप भी 150 पौने 200 वर्षों तक शासन कर चुके हैं। हम पहले भी कुओं पे पानी नहीं भर पाते थे, आज भी कुओं पे पानी नहीं भर पाते हैं। हम पहले भी सार्वजनिक स्थलों पे रहने का हमें अधिकार नहीं था, आज भी नहीं रह पाते हैं। पहले भी बहुत से हमारे लोग बाजारों में जाकर के, हाट बाजार में काम
बाजार में खरीदारी नहीं कर सकते थे, आज भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने उस 6 करोड़ लोगों की उस दुर्दशा को बताने का काम किया जो भारत में जानवरों से भी बदतर जीने पे मजबूर थे। इसलिए साइमन कमीशन ने जब बाबा साहब की बात को सुना और समझने का काम किया, जब अपनी रिपोर्ट को 1929 में ब्रिटिश हुक्मरान को सौंपने का काम किया, सितंबर 1929 में साइमन कमीशन ने विस्तृत रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट में कहा कि भारत में एक ऐसी बड़ी जनसंख्या है जो जानवरों से भी बदतर जीवन जीने पे मजबूर है और उनके नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तब साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत के लोगों को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाने का काम किया। काहे के लिए? भारत के संविधान को बनाने के लिए, उसके उस प्रोफार्मा को ड्राफ्ट करने के लिए बनाने का काम किया, बुलाने का काम किया। 89 प्रतिनिधि उसमें भारत से गए। 89 प्रतिनिधियों में से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राव बहादुर श्रीनिवास आदि द्रविड़ महाजन सभा से जब गए तो वहां पर जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सिंह गर्जना करने का काम किया तो न केवल ब्रिटिश मीडिया ने बल्कि विश्व की मीडिया ने बाबा साहब की उस बात को सुनने का काम किया और विश्व को यह बताने का काम किया कि भारत एक ऐसा देश है जो ब्रिटिश हुक्मरान के अधीन है, जो ब्रिटिश सरकार के अधीन है, जहां पर आबादी का लगभग 1/5 हिस्सा ऐसा है जो जानवरों से भी बदतर जीवन जीने पे मजबूर है। जिन तालाबों में जानवर पानी पी सकता है, जिन तालाबों में जानवर नहा सकता है, जिन तालाबों में जानवर टट्टी और पेशाब कर सकता है, उन तालाबों में इंसान को नहाने धोने का, पानी पीने का अधिकार नहीं। जिन मंदिरों में कुत्ते और बिल्ली जा सकते हैं, उन मंदिरों में एक बड़ी आबादी को प्रवेश का अधिकार नहीं है। बाबा साहब को मंदिर में प्रवेश का कोई शौक नहीं था। बाबा साहब को उस तालाब से पानी लेने का कोई शौक नहीं था। बाबा साहब ने तो ये काम एक सिंबॉलिक रूप में कहा था, अपने लोगों को समझाने की नीयत से कहा था कि देखो तुम जिस हिंदू होने की बात करते हो, तुम कहां से हिंदू हो। और इसीलिए जब 1931 की सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, 1930 में पहली हुई और पहली के बाद 1931 जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो पहली में तो कांग्रेस ने किसी सदस्य को भेजने का काम नहीं किया, लेकिन दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने गांधी जी को कैसे सोल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भेजने का काम किया। मुस्लिम लीग के लोग गए, रियासतों के लोग गए और फिर से बहिष्कर हितकारिणी सभा जो बाबा साहब की थी उसके और आदि द्रविड़ महासभा से राव बहादुर श्रीनिवास को ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाने का, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिला। गांधी जी ने पहली कॉन्फ्रेंस की बाबा साहब की बात को सुना था और बाबा साहब को उस समय देश का बड़ा राष्ट्रभक्त कहलाने का काम किया था। लेकिन जब बाबा साहब ने अपनी बात को गांधी जी के सामने रखने का काम किया, डबल वोट के राइट की बात की, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की, तो गांधी जी ने कहा कि मैं अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी डॉक्टर अंबेडकर के अधिकारों की, यानी अछूतों को राजनीतिक अधिकार मिलेंगे, इसका विरोध करने का काम करेंगे। और साथियों, गांधी जी ने ये बात कोई हंसी मजाक में नहीं कही थी, ये गांधी जी ने बहुत सीरियस बात कही थी। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, हमारे मसीहा ने, गांधी जी को कभी अपने जीते जी कभी भी महात्मा कहने का काम नहीं किया। क्यों नहीं कहने का काम किया? क्योंकि महात्मा वो होता है जो प्राणी मात्र के जीवन रक्षा की, उनके लिए बेहतरी के लिए काम करने का काम करता है। गांधी जी ने तो इस देश की एक बड़ी आबादी के साथ धोखा करने का काम किया था, उनके साथ छल करने का काम किया था, उनके अधिकारों को छीनने का काम किया था। महात्मा तो वो होता है जिसे अवाम चुनने का काम करती है, अवाम कहने का काम करती है। अगर महात्मा कोई सही मायने में इस देश में हुआ है तो वो महात्मा ज्योतिबा फुले हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन को मानव सेवा में लगाने का काम किया, स्त्रियों की सेवा में लगाने का काम किया, विधवा पुनर्विवाह के लिए लगाने का काम किया, गर्भवती विधवाओं के प्रसूति के लिए उन्होंने प्रसूति गृह खोलने का काम किया, देवदासी सिस्टम को खत्म करने का काम किया। यहाँ तक कि जिन महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था उनको पढ़ने का अधिकार देने का काम किया। इसलिए सही माने में इस देश में जब उन्होंने सत्यशोधक समाज 1873 में 24 सितंबर 1873 को उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, और इसलिए की कि हमारे लोग इस टंट घंट में, इस पाखंड में ना फंसे
जो चाहे वो शादी विवाह का पाखंड हो, मरी मौत का पाखंड हो, इस पाखंड में ना फंसे, इसलिए उन्होंने उन पंडे पुरोहितों को बुलाने के लिए मना कर दिया और सत्यशोधक समाज के माध्यम से उन्होंने शादी विवाह करनी मरनी करने का काम सत्यशोधक समाज के माध्यम से किया, लोगों को पाखंड से निकालने का काम किया और उन्हें सारे अधिकार दिलाने का काम किया। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे ही महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलने का काम किया। लेकिन मैं साथियों आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बाबा साहब ने जो साउथ पूर्व कमीशन से लेकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तक, संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तक जो रात दिन संघर्ष करके बीमारी की हालत में भी आपके लिए संविधान के एक एक लाइन एक एक शब्द लिखने का काम किया, उस संविधान में आपके लिए अधिकार लिखने का काम किया, उस संविधान में आपको मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया। बाबा साहब को बदले में हमने आपने क्या दिया? हमने आपने क्या दिया? बाबा साहब ने कहा था कि हमको प्रतिमाओं में मत ढूंढना, हमको मूर्तियों में पुतलों में मत ढूंढना, हमको किताबों में ढूंढने का काम किया। साथियों, इस देश में सही माने में अगर बाबा साहब का कोई सच्चा अनुयायी अगर पैदा हुआ है तो साथियों 15 मार्च 1934 को साथियों पंजाब की धरती पे पैदा होने वाले मानवर कांसीराम साहब थे। साथियों, जब मानवर कांसीराम साहब ने जब पहली किलकारी भरी होगी तो मानो कह रहे थे कि बाबा साहब जो आपके साथ छल हुआ है उसका बदला लेने के लिए मैं आ गया हूं। और मानवर कांसीराम साहब ने बाबा साहब को देखा नहीं, बाबा साहब को पढ़ा नहीं, बाबा साहब को सुना नहीं, केवल बाबा साहब की एक छोटी सी पुस्तक पढ़ के, एनेलेशन ऑफ कास्ट पढ़ के बाबा साहब के बताए रास्ते पर चल पड़े, अपने घर परिवार को त्याग दिया, अपनी माँ को 24 पन्ने का पत्र लिख करके अपने जीवन का ध्येय बताने का काम किया और बाबा साहब के कारवां को मंजिले मकसूद तक पहुंचाने का संकल्प लेने का काम किया। बाबा साहब से जब पत्रकारों ने पूछा कि आपने कोई किताब क्यों नहीं लिखते हैं, आप कोई स्टडी क्यों नहीं करते हैं, बाबा साहब मानवर कांसीराम साहब ने कहा, जब मानवर कांसीराम साहब से पत्रकारों ने पूछा कि भाई आपने कोई, बाबा साहब ने इतना लिखा, आप कोई किताब क्यों नहीं लिखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं किताब इसलिए नहीं लिखना चाहता हूं कि बाबा साहब ने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने इतना लिख पढ़ दिया है कि अगर हमने उसको जितना उन्होंने लिखा पढ़ा है, हमारा काम है उनके लिखे पढ़े लोगों को उनको जोड़ने का काम करना। जितना उन्होंने लिखा है हम उतने लोगों को जोड़ करके उनके बताए रास्ते पे चल करके हम देश के लोगों को हुक्मरान समाज बनाने का काम करेंगे। इसलिए मानवर कांसीराम साहब ने इसी महाराष्ट्र की धरती से अपने आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने बाबा साहब की बनाई पार्टी आरपीआई से शुरुआत की। बाबा साहब की जयंती, बुद्ध जयंती की छुट्टी को लेकर के जो झगड़ा डीआरडीओ में हुआ, उस डीआरडीओ के झगड़े के बाद से उन्होंने कभी भी घर जाने का संकल्प त्याग दिया। उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, हम अगर जो कुछ भी अब करेंगे तो इस देश के विशाल बहुजन समाज के लिए करेंगे। आज से हमारा घर, हमारा परिवार संपूर्ण बहुजन समाज होगा। और उन्होंने उस बात को, अपने संकल्प को अपने जीते जी नहीं, अपने मरने के बाद तक उसको उन्होंने अमल करने का काम किया। वो जीते जी अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं गए, जबकि चंद किलोमीटर की दूर पे उनके पिताजी का हुआ था। ये साथियों मैं बात इसलिए बता रहा हूँ, ये बातें आपने कई बार सुनी होंगी, कई लोगों ने बताई होंगी, हमसे अच्छे तरीके से बताई होंगी, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर हम इतिहास को जानेंगे नहीं, इतिहास को दोहराएंगे नहीं, अपने महापुरुषों के विचारों को जानेंगे नहीं, अपने महापुरुषों के विचारों को दोहराएंगे नहीं, तो हमारे विचार, महापुरुषों के विचार मर जाएंगे। और विचार मर जाएंगे तो विचारक मर जाएंगे, हमारा इतिहास नष्ट हो जाएगा। इतिहास नष्ट हो जाएगा तो एक बार हम फिर से गुलामी की ओर चले जाएंगे। साथियों, इसलिए मैं आपको इतिहास को बताने का काम कर रहा हूं, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती, जागृति से सोच बनती है, सोच से ताकत, और ताकत से शक्ति, और शक्ति से सत्ता प्राप्त होती है। इसलिए साथियों हमें अपने इतिहास, क्योंकि कहा है कि जो लोग इतिहास नहीं जानते हैं, जो इतिहास नहीं समझते हैं, वो इतिहास के भागीदार नहीं बन सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, गुजारिश है कि आप लोग इस बात को समझिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें बोर्ड की ताकत के रूप में कितने अटूट संघर्ष के बाद साउथ पूर्व कमीशन से लेकर के
ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तक आपको भारत के संविधान में बराबर के वोट का अधिकार दिया। और जब 25 नवंबर 1949 को 25 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अपने अंतिम भाषण के समय, जिस समय उन्होंने भारत के संविधान को महामहिम को सौंपने का काम किया था, उस समय उन्होंने अपने अंतिम भाषण में आशंका व्यक्त करते हुए कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास के युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास के युग में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां राजनीति में हमारे पास समानता होगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट के एक मूल्य के सिद्धांत को अपनाने का काम करेंगे, लेकिन हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत का खंडन करते रहेंगे, क्योंकि हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण। लेकिन बाबा साहब ने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि कितने दिनों तक हम इस असमानता को बर्दाश्त करेंगे। एक न एक दिन ऐसा आएगा जो असमानता से पीड़ित होंगे वो उठ खड़े होंगे और इस लोकतंत्र को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, जिसे संविधान सभा ने बड़ी मेहनत के बाद बनाया है। साथियों, बाबा साहब ने कहा था, इसी बात को मानवर कांसीराम साहब ने नागपुर की धरती में कहा था कि भारत में लोकतंत्र कुछ और नहीं है। लोकतंत्र भारत में क्या है? अमीर लोगों के नोटों के द्वारा गरीब लोगों के वोटों को हथियाना, जो एक प्रकार की सक्रिय सामंतशाही है। साथियों, आज हम बाबा साहब की उस बात को ध्यान में रखते हुए सामाजिक लोकतंत्र में, जो लोकतंत्र हमको मिला था, उस लोकतंत्र में हम आर्थिक और सामाजिक जीवन में तो समानता नहीं ला पाए। जो हमारे राजनीतिक जीवन में समानता थी वो भी हमसे मुंह चढ़ा रही है, क्योंकि आज अमीर लोगों के वोटों के द्वारा हमारे गरीब लोगों के वोटों को हथियाया जाता है, या तो लूटा जाता है या हथियाया जाता है। इसलिए बाबा साहब ने अपने अनुयायियों को ये संदेश देकर के कहा था कि हमने आपको भारत के संविधान में एक ऐसी ताकत दे दी है, जिस दिन आप इस वोट की ताकत को समझेंगे, आप लोग इस देश के हुक्मरान समाज बनेंगे। आप इस वोट की रक्षा वैसे ही करना जैसे आप अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू की रक्षा करने का काम करते हैं। जिस तरह से आप अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू को लुटने और बिकने नहीं देते हैं, वैसे ही आप अपनी वोट को लुटने और बिकने नहीं देना चाहिए। अगर साथियों महाराष्ट्र के लोग इस बात को तय कर लें, महाराष्ट्र के लोग भी जैसे कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपने वोट को लुटने और बिकने से रोका, उसका परिणाम निकला कि हमारी 4 बार सरकार बनी। लेकिन साथियों, अब मनुवादी बहुत चालाक हो गए, उन्होंने फिर से वही चाल चली। हमारे लोगों में हिंदुत्व की भावना के नाम पर, किसी न किसी भावना के नाम पर हम लोगों को बांटने का काम कर दिया। हम लोगों को बांट दिया और बांटने का परिणाम निकला आज साथियों हमारा वोट बटा हुआ है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 340 के अंतर्गत आपको बाबा साहब ने पिछड़े वर्ग का आयोग बनाने का अधिकार देने का काम किया। पहला कमीशन काका कालेलकर बना। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के जीते जी उस कमीशन की रिपोर्ट को उजागर करने का काम नहीं किया। बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद भी उजागर करने का काम नहीं किया। फिर जाकर के जनता पार्टी की सरकार ने मंडल कमीशन बनाने का काम किया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980 में आ गई, जनता पार्टी ने लागू करने का काम नहीं किया। 80 में श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आ गई, उन्होंने अभी 5 साल तक अपनी मृत्यु तक मंडल कमीशन को रिपोर्ट को लागू करने का काम नहीं किया। 84 के लास्ट में राजीव गांधी जी सत्ता में आ गए, उन्होंने अपनी माँ, अपने दादा पुरखों, नाना पुरखों की तरह लागू करने का काम नहीं किया। साथियों, लेकिन मंडल कमीशन कब लागू हुआ? जब बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और जन्मदाता मानवर श्री कांसीराम साहब ने इसी महाराष्ट्र की धरती से वाम सेप और DS4 के बैनर के तले पूरे देश में एक नारा लगाने का काम किया, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। पिछड़ों की समस्या, देश की समस्या, वोट से लेंगे CM PM, आरक्षण से लेंगे SPDM। साथियों, ये नारे उस समय भारत की फिजा में गूंजने लगे। मानवर कांसीराम साहब ने उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए जेल भरो आंदोलन किया
उस मंडल की कमीशन की रिपोर्ट को लागू होने से एससी को, एसटी को कोई लाभ होने वाला नहीं था, उनके रिजर्वेशन में कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं थी। लेकिन उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के एससी एसटी के लोगों ने 3743 पिछड़ी जातियों के अनुपात में प्रतिदिन मानवर श्री कांसीराम साहब ने जेल भरो आंदोलन करने का काम किया। और उन्होंने गर्व के साथ काम किया, गर्व के साथ कहा कि मुझे इस बात पे गर्व है कि अगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने में, जिसमें अछूतों को कोई फायदा नहीं था, दलितों को कोई फायदा नहीं था, उत्तर प्रदेश के चमारों ने लाठी और गाली खा करके भी मंडल कमीशन के लिए आंदोलन करने का काम किया। साथियों, मैं साथियों आप लोगों को बताना चाहता हूं, बाबा साहब ने एक बार जब इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का काम किया तो 1935 के अधिनियम के बाद 1937 में जब चुनाव हो रहे थे तो अहमदनगर जिले में एक प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा था, उसकी जनसभा में बाबा साहब बोल रहे थे और बाबा साहब ने कहा था कि महार मांग ने तो हमको सपोर्ट किया लेकिन चमार ने हमको सपोर्ट नहीं कर रहे। चमारों को कांग्रेस पार्टी ने अपना टिकट दे दिया और चमार हमारे खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। साथियों, उस समय महाराष्ट्र के चमारों ने, आज के महाराष्ट्र के चमारों ने बाबा साहब की बात को ना माना हो, लेकिन मैं साथियों बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूं कि अगर इस देश में अगर किसी सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस करने का काम किया है साथियों, और बाबा साहब के सम्मान के लिए जेल भरो आंदोलन करने का काम किया है, आप लोगों को याद होगा भारत की पार्लियामेंट में बाबा साहब की स्टैचू को लगाया गया है। वो स्टैचू साथियों कोई अपने आप नहीं लगी थी, उस स्टैचू के लिए बीपी मौर्य के नेतृत्व में, आप लोगों को याद होगा खोबरागढ़े बीपी मौर्य, पीटी बोराले, तमाम उस समय के आरपीआई के नेता थे, उनके नेतृत्व में जेल भरो आंदोलन हुआ था। उस जेल भरो आंदोलन में उत्तर प्रदेश के 2.5 से 3 लाख चमारों ने उस जेल भरो आंदोलन में भाग लेने का काम किया था। साथियों, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मेरी मां गर्भवती थी तब भी उस आंदोलन में जेल गई थी, और जब मैं 6 महीने का उनकी गोद में था तब भी वो उस जेल भरो आंदोलन में गई थी। इसलिए साथियों मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के चमार गर्व से के साथ, अगर महाराष्ट्र में महारों को यह कहा जाता है, बुद्धिस्टों को यह कहा जाता है कि ये अंबेडकराइट हैं, ये जय भीम वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया के लोगों को, चमारों को भी ये कहा जाता कि ये अंबेडकराइट हैं, ये बाबा साहब की जात के हैं। साथियों, मैं अपने उम्र के करीब 18-19 साल तक जब मैं इंटर पास कर गया था तब तक भी नहीं जानता था, मैं यही समझता था कि बाबा साहब भी चमार से जन्म हुए, बाबा साहब भी चमार थे, क्योंकि उत्तर भारत के लोगों को यही सबको कहा जाता था कि बाबा साहब तो चमार थे, उनकी जात के लोग थे। क्योंकि बाबा साहब के लिए संघर्ष करने का काम उत्तर प्रदेश के लोगों ने किया। और जब उत्तर प्रदेश में 3 जून 1995 को बहुजन समाज पार्टी की शेरनी बहना आदरणीय बहन जी देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तो आदरणीय बहन जी ने सबसे पहले एससी एसटी के उन गांवों को अंबेडकर ग्राम विकास योजना के अंतर्गत एक योजना चलाने का काम किया, जिसमें 14 पॉइंट से उन गांवों में विकास करने का काम किया। आदरणीय बहन जी ने न सिर्फ बाबा साहब के नाम पर स्कूल कॉलेज बनाने का काम किया, यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, स्मारक बनाने का काम किया, पार्क बनाने का काम किया, बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवाने का काम किया, उनके नाम पे बड़े बड़े स्मारक बनाने का काम, उनके नाम पे पुरस्कार देने का काम किया। क्यों? जब साथियों बहन जी ने उत्तर प्रदेश की अपनी 4 बार की सरकार में, खासतौर से जब 4थी बार की सरकार में बड़े पैमाने पर प्रेरणा केंद्र बनाने का, दलित प्रेरणा केंद्र बनाने का काम किया, परिवर्तन चौक बनाने का काम किया, हमारे इन संतों महापुरुषों की मूर्तियों को लगवाने का काम किया, इनके नाम पे औषधालयों, चिकित्सालयों और विश्वविद्यालयों के नाम रखने का काम किया, तब साथियों इस देश के मनुवादियों के पेट में दर्द शुरू हो गया। मनुवादियों के पेट में दर्द शुरू हो गया। उस दर्द का परिणाम निकला कि उन्होंने कहा कि मायावती जी ने अपने बजट का सारा पैसा मूर्तियों पार्कों में लगाने का काम किया। लेकिन साथियों, मैं जानना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1950 में, यानी 1952 की पहली सरकार से लेकर के आखिरी सरकार तक, उत्तर प्रदेश की बीएसपी की सरकारों को छोड़ दें, जितनी भी सरकारें बनी हैं, उन्होंने अपने महापुरुषों, अपने चिंतन, उनके जो विचारधारा के संबंधित जो उनके नेतागण थे, उनके नाम पे योजनाएं बनाई, उनके नाम पे पार्क बनाए।
तब उन्होंने इसका विरोध करने का काम नहीं किया। उन्होंने उनके नाम पे बड़े बड़े स्टैचू बनाए, हजारों हजार करोड़ के स्टैचू बना दिए, उनके पेट में दर्द नहीं हुआ। अगर बहन जी ने कुछ 100 पैसे खर्च करके बाबा साहब के नाम पे स्मारक बनाया तो साथियों उनके पेट में दर्द हुआ। लेकिन फिर भी ये सब जानने के बाद भी जिन्होंने बाबा साहब को पूरे जीवन भर दर्द देने का काम किया, हमारे लोग उन्हीं पार्टियों को वोट देने का काम करते हैं। कांग्रेस को वोट देने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करते हैं। काहे के नाम पे वोट देने का काम करते हैं? किसके नाम पे वोट देने का काम करते हैं? साथियों आज इस देश में मैं तो साथियों आपको बताना चाहता हूं, खास तौर से ये बात बताना चाहता हूं कि अगर हमारे देश के लोग, हमारे बहुजन समाज के लोग, जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि जो लोग अपने स्वार्थों के खातिर अपने संघर्षों को न सिर्फ भुला देंगे, बल्कि जिन लोगों के कारण उन्हें सबसे ज़्यादा पीड़ा मिली उनके कदमों पे जाकर के गिरेंगे, तो निश्चित रूप से इस देश के बहुजन समाज का हित होगा, इस देश के बहुजन समाज का हित होगा। बाबा साहब की इच्छा के अनुरूप हम लोग अगर आज ना तो सामाजिक रूप से संगठित हो पाए, ना राजनीतिक रूप से साथियों संगठित हो पाए, और जब सामाजिक और राजनीतिक रूप से संगठित नहीं हो पाए तो साथियों हम इकट्ठा होकर के संघर्ष कैसे कर पाएंगे? और जब संघर्ष नहीं कर पाएंगे तो अपने अधिकारों को नहीं ले पाएंगे। इसलिए साथियों हमें नहीं भूलना चाहिए इस बात को कि आलसी और निकम्मी, डरपोक और नालायक पीढ़ी जब अपने महापुरुषों के बताए मार्ग पर नहीं चलती है, बल्कि उनके नाम पर, उनकी नाम की बैसाखी लेकर के, खास तौर से साथियों बाबा साहब के नाम की बैसाखी, इस देश के तमाम सामाजिक संगठन, तमाम राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब के नाम की बैसाखी लेकर के अपने लेटर पैडों को बेचने का काम करती हैं, अपने लेटर पैडों को चुनाव के दौरान बेचने का काम करती हैं। तो बाबा साहब ने ये कहा था कि जो डरपोक और नालायक पीढ़ी जो अपने महापुरुषों के बताए मार्ग पर नहीं चलती, बल्कि उनके नाम पर और यादों पर की बैसाखी पर चलते हुए कालांतर में वह जात प्रजाति लुप्त हो जाती है, जात प्रजाति लुप्त हो जाती है। याद रखो साथियों, सिर्फ जय भीम के नारों से, जयंतियों पर निर्माण दिवस और उनके जयकारों और उद्घोष के से काम चलने वाला नहीं है। अब केवल जय भीम के नारों से काम चलने वाला नहीं है, आने वाला समय युद्ध की विभीषिका का है। बाबा साहब ने जो संघर्ष करके हमें भारत का संविधान दिया है, उस संविधान पे आज संकट है साथियों। आज साथियों इस देश में मनुवादी ताकतें बाबा साहब के उस संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उसने भारत के संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, और उसके बदले में किसी ने भी संघर्ष करने का काम नहीं किया। संघर्ष करने का काम अगर किया तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और जन्मदाता मानवर श्री कांसी राम साहब और शेरनी बहन मायावती जी ने किया है साथियों। इसलिए साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब जय भीम से काम चलने वाला नहीं है, आने वाला समय युद्ध की विभीषिका का है, आने वाला समय युद्ध की विभीषिका का है साथियों। ऐसे में आलसी और डरपोक कौमें सिर्फ मिड डे मील या 5 किलो राशन और चंद पैसों के खातिर साथियों वो लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। अगर जिंदा रहना है तो सिर्फ और सिर्फ साथियों अपने गुजारे भत्ते पे नहीं, बल्कि संघर्ष करके साथियों गीदड़ की मौत मरने से अच्छा है साथियों संघर्ष करते हुए मौत मरना। हम केवल 5 किलो अनाज पे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे जिंदा ये सरकार रख रही है। साथियों मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग केवल और केवल अगर आप अपने पैरों पे खड़े होने की सोच भर लें तो इस देश में आंदोलन करने वालों में, जैसा कि हमारे भाई अनवकर जी ने कहा था अभी अपने गीत के माध्यम से, कि जब हमारे लोग खड़े हो जाते हैं, तलवार उठा लेते हैं, तो नया भीमा कोरेगांव पैदा हो जाता है साथियों। जब 500 लोग 25,000 की फौज को हरा सकते हैं तो आप तो आबादी के हिसाब से 25% से ज़्यादा हैं। जिस दिन आप लोग खड़े हो जाएंगे, इनमें ताकत नहीं है कि आपकी सत्ता को हिला सके साथियों। इसलिए अगर आप लोग सही मायने में सच्ची श्रद्धांजलि हमारे इन महापुरुषों को देना चाहते हैं,
अगर इस जयंती के माध्यम से, इस जन्म जयंती के इस मेले के माध्यम से, इस जन्म जयंती के इस कार्यक्रम के माध्यम से सच्ची श्रद्धांजलि अगर अपने इन महापुरुषों को देना चाहते हैं, तो बहुजन समाज और उनका हित, उनके अधिकारों की रक्षा करने वाली राजनीतिक पार्टी बीएसपी के झंडे के तले आपके महाराष्ट्र का नवयुवा प्रदेश अध्यक्ष संदीप ताजने के नेतृत्व में आप महाराष्ट्र में लग जाइए, देश में आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में लग जाइए। अगर आप लोगों ने ये मन बना लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं, जैसा हमारे भाई अनवाइकर जी राहुल जी ने कहा था कि हमारे 10-12 आमदार चुन करके आ गए, मैं साथियों दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन महाराष्ट्र में आपने अपने 12 आमदार चुनने का काम कर लिया, किसी माई के लाल में ताकत नहीं है आपके बिना आपकी सरकार बन जाए। जब आपके आमदार चुन करके जाएंगे विधानसभा में, आपकी बात को कौन उठाएगा? आपका आमदार उठाएगा। और दावे के साथ मैं कह सकता हूं, जिस दिन आपने आमदारों को चुन करके भेजने का काम कर लिया, जिस दिन खासदारों को चुनकर भेजने का काम कर लिया, तो आपके हक हकूक की लड़ाई आपके आमदार और खासदार विधानसभा और लोकसभा में लड़ने का काम करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या शिवसेना के आमदार और खासदार ने, क्या भारतीय जनता पार्टी के आमदार और खासदार ने, या कांग्रेस पार्टी के आमदार और खासदार ने, या एनसीपी के आमदार और खासदार ने आपके किसी भी अधिकार की लड़ाई को लोकसभा या राज्यसभा में उठाने का काम किया? विधानसभा में उठाने का काम किया? आपके बच्चों का वजीफा 3-3 साल से नहीं मिल रहा है, किसी ने उठाने का काम किया? आप साथियों राज्यसभा की कार्रवाई देख लो, लोकसभा की कार्रवाई देख लो, अगर किसी ने उठाने का काम किया तो बहुजन समाज पार्टी के खासदारों ने उठाने का काम किया है साथियों। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से साथियों कहा था, बाबा साहब ने कहा था, अछूत समाज की प्रगति में बाधक बनने वाला कोई भी व्यक्ति या संस्था हो, वो चाहे अछूत समाज की हो या सवर्ण समाज की हो, वो साथियों चाहे आपके महाराष्ट्र में तमाम सामाजिक संगठन हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो बाबा साहब के नाम पे चलाने का काम करती हैं। ये बाबा साहब ने स्वयं मई 1920 में इसी नागपुर की धरती पे कहा था कि अछूत समाज की प्रगति में बाधक बनने वाला कोई भी व्यक्ति या संस्था हो, वह चाहे अछूत समाज की हो या सवर्ण समाज की हो, उसका हमें तीव्र विरोध और निषेध करना चाहिए। हमें तीव्र विरोध और निषेध करना चाहिए। अब तब आपको अपने पांव पर खड़ा होने की कोशिश करना चाहिए ताकि आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकें। ये बाबा साहब ने कहा था। बाबा साहब ने कहा था, यदि लोकमान्य तिलक अछूतों में पैदा होते तो यह नारा नहीं देते, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने कहा तब वो ये आवाज बुलंद करते कि अछूतपन का खात्मा करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये साथियों बहिष्कृत भारत में बाबा साहब ने 29 जुलाई 1927 को लिखा था। क्यों लिखा था? अपने लोगों को जागरूक करने के लिए कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारे लोग स्वराज के चक्कर में अपने अधिकारों को भूल जाएं। इसलिए साथियों बाबा साहब ने हम लोगों को इस तरह से भी कहा था कि हम तालाब पर इसलिए जाना नहीं चाहते कि हम भी औरों की तरह मनुष्य की तरह जीना चाहते हैं, और अछूत समाज हिंदू धर्म के अंतर्गत है या नहीं, इस प्रश्न का फैसला हम हमेशा के लिए करना चाहते हैं। वो साथियों तालाब में पानी भरने के लिए इसलिए गए थे ताकि हिंदू समाज के लोग ये कह पाएं कि तुम हिंदू हो। अगर भरने देते हैं तो हिंदू है, नहीं भरने देते तो काय के हिंदू, मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते तो काय के हिंदू। इसलिए साथियों हमें बाबा साहब की इन बातों को याद रखते हुए एक बात याद रखनी चाहिए, हमारे आपके बीच में आज भले ही हमारे राहुल भाई ने एक बात कही थी कि लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अब खत्म हो गई। साथियों बहुजन समाज पार्टी आज भी देश की तीसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी है, आज भी तीसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, केवल बहुजन समाज पार्टी इन महापुरुषों का एक आंदोलन है, और आंदोलन कभी समाप्त नहीं होता है, धीमा जरूर पड़ता है। इसलिए साथियों मैं कहना चाहूंगा, होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। अगर साथियों यहीं पर अगर आज हमारे पास लोगों को ये कहने के लिए है कि हमारा एक आमदार चुन करके आया है तो 10 खासदार भी चुन करके गए, आने वाले समय में जैसा राहुल भाई ने कहा कि उत्तर प्रदेश से 30 नहीं 35 सांसद
35 खासदार चुन करके भेजने का काम उत्तर प्रदेश के लोग करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों को बाबा साहब के उस आंदोलन की हमेशा हमेशा कसक रही है। और जब सामाजिक कसक आपके अंदर होती है तो आप समाज की लड़ाई को अपने आप लड़ने का काम करते हैं। मैं साथियों, इन बातों के साथ जो लोग अंबेडकर मूवमेंट से अलग हट करके तमाम तरह के आंदोलनों में काम कर रहे हैं, कोई एनडीए का हिस्से मंत्री बनकर के हिस्सेदार है, तो कोई साथियों शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के सत्ता में शामिल है। मैं साथियों उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते, कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते। बैठे रहने से तो बेहतर था चलते रहते, बैठे रहने से तो बेहतर था चलते रहते। चल के तुम गैर के कदमों पे कहीं के ना रहे। तुम कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी, शिवसेना तमाम पार्टियों के कदमों पे चल रहे हो। तुम चल के गैर के कदमों पे कहीं के ना रहे, अपने पैरों पे चलते तो चलते रहते अपने पैरों पे चलोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं अपने पैरों पे चल करके ही अपने पैरों पे खड़े होकर के इन महापुरुषों के आंदोलन को मंजिले मकसूद तक पहुंचाने का काम करोगे। और जब मंजिले मकसूद तक पहुंचाने का काम का मतलब है कि आप इस देश के हुक्मरान समाज बनोगे। और वो दिन दूर नहीं है जब इस देश का बहुजन समाज अपने पैरों पर खड़े होकर इस देश का हुक्मरान समाज बनेगा। साथियों, ऐसे आशा विश्वास के साथ कि आप लोग जब यहाँ से आज जाएंगे तो बाबा साहब की वो बात को याद रखेंगे कि हम जाकर के अपने घरों में जाकर के टीवी और बीबी में मस्त नहीं हो जाएंगे, बल्कि बाबा साहब के उन सपनों को, बाबा साहब के उस संघर्ष को, महात्मा ज्योतिबा फुले के उस अटूट संघर्ष को, इन तमाम महापुरुषों के 108 वर्ष लंबे संघर्ष को याद रखेंगे, उसको बार बार पढ़ने का काम करेंगे। जो इन लोगों ने संघर्ष किया, जिस संघर्ष की बदौलत आज हमें मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का अधिकार मिला है, उस मान सम्मान से अगर हमने साथियों ऐसा नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी हमको माफ़ नहीं करेगी, आने वाली पीढ़ी हमको माफ़ नहीं करेगी। 27 सितंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महाड़ आंदोलन के समय हजारों की संख्या में लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि जो माता पिता अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, उनकी तरक्की के लिए संघर्ष नहीं करते हैं, उनमें और जानवरों में बहुत अंतर नहीं होता है। साथियों, अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए अपने आप को जानवरों से इतर दिखाना चाहते हैं, अगर हम ये बताना चाहते हैं जैसे हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए संघर्ष करके हमको मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, उनकी सुख सुविधा के लिए, उनको मान सम्मान स्वाभिमान से जीने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। इस संघर्ष को याद रखते हुए आप लोग यहाँ से जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम Jai Bhim app available on the Play Store and Apple App Store now.